बच्चों, हमने इससे पहले 2 वीडियोज़ में वाच्य के बारे में समझा था। हमने जाना कि वाच्य हम किसे कहते हैं और वाच्य के तीनों भेद कौन-कौन से होते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ उदाहरणों की मदद से वाच्य को और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आओ बच्चों, वाच्य को समझते हैं। बच्चों, पहले उदाहरण के रूप में आपके सामने वाक्य लिखा है, मैं वर्कशीट चेक कर रही हूँ। और बच्चों, यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, क्रिया के शब्द जो हैं वो कौन से हैं? चेक कर रही हूँ। क्रिया हो रही है चेक करने की। और क्या चेक करने की बात हो रही है? वर्कशीट। तो जो क्या का जवाब होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल ठीक, ये है कर्म। और इस क्रिया को कौन कर रहा है? मैं। तो यहाँ पर जो क्रिया को करता है, उस करने वाले को हम कहते हैं कर्ता। तो बच्चों, अब अगले वाक्य में देखते हैं, विजय सर वर्कशीट चेक कर रहे हैं। यहाँ भी बच्चों जो क्रिया है वो चेक करने की है। और क्या चेक कर रहे हैं? वर्कशीट। तो इसका मतलब इसका भी जो कर्म है वो वर्कशीट ही है। और अब यहाँ जो करता है वो कौन हो गए? विजय सर। अब हम तीसरे वाक्य में देखें कि सीमा मैम वर्कशीट चेक कर रही हैं। यहाँ भी जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है? चेक करने का ही काम हो रहा है। और क्या चेक करने का काम हो रहा है? वर्कशीट। तो ये भी इस वाक्य में भी हमारा जो कर्म है वो वर्कशीट है, लेकिन जो हमारा कर्ता है वो अब सीमा मैम है। तो बच्चों, हमने ये देखा कि हमारे तीनों वाक्यों में कर्म हमारा एक ही है, एक ही कर्म है तीनों में, और वो क्या है? वर्कशीट। लेकिन तीनों वाक्यों में जो कर्ता है वो अलग अलग है। और हम देखते हैं कि वर्कशीट चेक करने की जो क्रिया है उसका रूप बदल रहा है। पहले में हमने लिखा है चेक कर रही हूँ, और ये किसके अनुसार आया है? मेरे अनुसार, मैं के अनुसार। और दूसरे वाक्य में हम क्रिया को देख रहे हैं वो कैसी हो गई? चेक कर रहे हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है? ये चेंज हुई है विजय सर के अकॉर्डिंग, यानी कि कर्ता के हिसाब से। और तीसरे में हमने देखा चेक कर रही हैं, तो यहाँ भी क्रिया का रूप बदल गया, और वो रूप बदला इस क्रिया के कर्ता यानी कि सीमा मैम के हिसाब से। तो बच्चों, इसका मतलब हुआ तीनों वाक्यों में कर्ता के हिसाब से जो क्रिया है उसका रूप बदल रहा है। तो बच्चों, आप बताओ ये कौन सा वाच्य हुआ जहाँ पर कर्ता के हिसाब से क्रिया का रूप बदलता है? बिल्कुल सही, ये हमारा वाच्य हुआ कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता ही प्रमुख होता है, कर्ता ही प्रधान होता है, और इसीलिए क्रिया अपना रूप कर्ता के हिसाब से बदलती है। तो बच्चों, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में पहला वाक्य है, राहुल बुक्स लेने आया। तो क्रिया हो रही है लेने आने की। और क्या लेने आया? बुक्स। तो बुक्स हमारी हो गई कर्म। और कौन लेने आया? राहुल। तो क्रिया का करने वाला हो गया कर्ता। अब दूसरे वाक्य में प्रियंका बुक्स लेने आई। अब यहाँ भी क्रिया जो है वो लेने आने की है। और क्या लेने आने की है? बुक्स। तो इसका भी जो कर्म है वो बुक्स हो गया, लेकिन इसकी जो कर्ता है वो बदल गई। अब जो कर्ता है वो कौन हो गई? प्रियंका। अब तीसरे वाक्य में 2 बच्चे बुक्स लेने आए। यहाँ भी जो काम हो रहा है वो लेने आने का है। और क्या लेने आने का है? बुक्स। तो इसका मतलब इस तीसरे वाक्य में भी कर्म बुक्स है, लेकिन बच्चों कर्ता बदल गया। अब जो कर्ता है वो 2 बच्चे हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि जो हमारी क्रिया है उसका रूप कर्ता के अनुसार बदल रहा है। पहले जो राहुल करता था तो क्रिया का रूप था लेने आया। अब हमारा कर्ता बदला,
कर्ता बन गई प्रियंका। तो हमारी जो क्रिया है उसने रूप बदलकर क्या बना लिया, लेने आई। और अब तीसरे वाक्य में जो कर्ता हैं वो 2 बच्चे हैं और ये बहुवचन भी हो गए। तो हमारी भी क्रिया ने अपना रूप बदला और वो भी क्या बन गई, लेने आए। तो इसका मतलब बच्चों, इन तीनों वाक्यों में जो हमारी क्रिया का रूप है वो कर्ता के अनुसार बदल रहा है। और जब ऐसा होता है तो हम इस वाक्य को क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। तो ये तीनों वाक्य कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। तो बच्चों, क्या ये हमेशा ऐसा ही होगा कि क्रिया अपना रूप कर्ता के हिसाब से बदलेगी तो हम उसे कर्तृवाच्य कह देंगे? आओ एक बार देखते हैं। बच्चों, इस उदाहरण में प्रिंसिपल मैम ने वीडियो भेजी। अब यहाँ क्रिया हो रही है भेजी, भेजने की क्रिया है। क्या भेजने की क्रिया है, वीडियो। तो ये वीडियो हो गया हमारा कर्म। और कौन भेज रहा है, प्रिंसिपल मैम। तो प्रिंसिपल मैम यहाँ पर हो गई कर्ता। अब हम दूसरे वाक्य में देखते हैं, शर्मा सर ने वीडियो भेजी। अब भेजी फिर से हमारी क्रिया है और वीडियो हमारा हो गया कर्म। लेकिन अब यहाँ जो कर्ता है वो बदल गए। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे कर्म तो सेम है, दोनों में ही वीडियो है, और हमारे जो कर्ता हैं वो तो बदल रहे हैं, लेकिन जो हमारी क्रिया है वो तो अपना रूप नहीं बदल रही। पहले में भी भेजी था और दूसरे में भी भेजी। तो अब क्या ये कर्तृवाच्य नहीं है, क्योंकि ये कर्ता के हिसाब से रूप नहीं बदल रही, तो हम इसे कर्तृवाच्य कैसे कहें। लेकिन बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ये ने परसर्ग है ये किसकी विभक्ति होती है, बिल्कुल ठीक, ये कर्ता कारक की विभक्ति है, ने। तो बच्चों, जब भी कभी ने परसर्ग लगा होगा कर्ता के बाद, तो चाहे हमारी क्रिया रूप बदले या ना बदले, हम उसे हमेशा कर्तृवाच्य ही कहेंगे। याद आ गया, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, आओ अब एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में सितारे ने खीरा खाया। तो अब यहाँ पर क्रिया हो गई खाया, और क्या खाया, खीरा। तो खीरा हो गया हमारा कर्म, और इस क्रिया को कर कौन रहा है, कौन खा रहा है, सितारे। तो सितारे हो गया हमारा कर्ता। अब दूसरे वाक्य में सितारे ने खीर खाई। तो क्रिया हो गई खाई और कर्म हो गया खीर, और कर्ता सितारे ही है। तो अब हम तीसरे वाक्य को देखते हैं जिसमें है सितारे ने अंगूर खाए। तो क्रिया हो गई खाए, क्या खाए, अंगूर। तो अंगूर हो गया कर्म, और किसने खाए, सितारे ने। तो सितारे हो गया कर्ता। तो बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो कर्ता है तीनों वाक्यों में वो तो सितारे ही है, और हमारी जो क्रिया का रूप है वो बदल रहा है। अब कर्ता बदल नहीं रहा, लेकिन क्रिया का रूप बदल रहा है। तो अब ये क्या हुआ, ओहो। तो बच्चों, अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो ये ने लगा हुआ है, और जब भी कर्ता के साथ ने आएगा तो चाहे हमारी क्रिया का रूप बदले या ना बदले, हम उसे कर्तृवाच्य के अंतर्गत ही रखेंगे। तो बच्चों, हमें कर्तृवाच्य एक बार फिर से अच्छे से समझ आ गया, और अब हम वाच्य के दूसरे भेद पर चलते हैं जिसका नाम है कर्मवाच्य। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। अनमोल द्वारा बर्गर खाया गया। अब यहाँ पर क्रिया जो हो रही है वो खाने की हो रही है, और क्या खाने की हो रही है, बर्गर। तो ये हो गया हमारा कर्म, और इसे खा कौन रहा है, अनमोल।
तो अनमोल हो गया हमारा कर्ता। अब दूसरे वाक्य में अनमोल द्वारा खीर खाई गई, तो क्रिया हो गई खाई गई। क्या खाई गई? खीर। तो अब ये खीर हो गया हमारा कर्म। किसने खाई? अनमोल ने। तो अनमोल हो गया कर्ता। तो बच्चों अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारी क्रिया का रूप बदल रहा है और वो कर्ता के हिसाब से तो बदल नहीं रहा, क्योंकि कर्ता तो हमारा अनमोल ही है दोनों वाक्यों में, लेकिन हमारा कर्म ज़रूर बदल रहा है। तो कर्म के हिसाब से ही हम देख रहे हैं कि क्रिया का रूप बदल रहा है। और इससे पहले हमने ये भी चेक कर लिया कि कर्ता के बाद ने नहीं है। अब यदि कर्ता के बाद ने नहीं है और क्रिया अपना रूप कर्म के हिसाब से बदल रही है, तो इसका मतलब इन दोनों वाक्यों में कर्म ही प्रधान है और इन वाक्यों को हम कर्म वाच्य के अंतर्गत रखेंगे। तो बच्चों ये उदाहरण हमें समझ आया। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं कि आशु से कॉपी खो गई। क्रिया हो गई खोने की, और क्या खोने की? कॉपी। और कॉपी हो गया हमारा कर्म। और ये किससे खोई? आशु से। तो आशु हो गया कर्ता। और हम लगे हाथ ये भी चेक कर लेते हैं कि कर्ता के बाद ने तो नहीं है। तो हमने ये चेक किया कि ने तो है नहीं। अब हम दूसरे वाक्य पर आए। खुशी से कॉपी खो गई। तो फिर से जो हमारी क्रिया है वो है खो गई, और जो हमारा कर्म है वो है कॉपी। और जो अब इसे खोने वाली है, यहाँ पर जो कर्ता है वो है खुशी। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी क्रिया का रूप है वो किसके हिसाब से रखा हुआ है? वो कर्म के हिसाब से रखा हुआ है, क्योंकि ना तो कर्म बदल रहा है और ना हमारी क्रिया का रूप बदल रहा है। कर्ता चाहे बदल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वाक्यों में कर्म ही महत्वपूर्ण है, कर्म ही प्रधान है और कर्म के अनुसार ही क्रिया है। तो बच्चों जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होगा और उन्हीं के अनुसार क्रिया का रूप होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रखेंगे कर्मवाच्य के अंतर्गत। तो आपको ये बात समझ में अच्छे से आई? वेरी गुड। तो बच्चों अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं और अब ये उदाहरण देखते हैं। दादी से चला नहीं जाता। अब यहाँ क्रिया है चला नहीं जाता। और क्या चला नहीं जाता? अब बच्चों क्या का जवाब तो है नहीं। तो अब दूसरा कौन सा प्रश्न हम पूछते हैं? किसे? तो बताओ किसे चला नहीं जाता? इसका भी जवाब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कर्म है ही नहीं और यहाँ पर सिर्फ कर्ता है, और कर्ता कौन है? दादी। और दूसरे वाक्य में भी बच्चों दादा से चला नहीं जाता, क्रिया हो गई चला नहीं जाता, कर्म यहाँ भी नहीं है और जो कर्ता है वो है दादा। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि कर्ता तो हमारा बदल रहा है, लेकिन जो हमारी क्रिया है वो तो बदल ही नहीं रही। तो इसका अर्थ हुआ कि जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से नहीं है और कर्म तो इन दोनों ही वाक्यों में कर्म नहीं है। तो इसका मतलब ना तो ये कर्ता प्रमुख है और ना यहाँ पर कर्म प्रमुख है। तो फिर क्या प्रमुख है? यहाँ पर प्रमुख है, प्रधान है भाव। और भाव की वजह से अब यहाँ पर जो हमारा वाच्य है वो है भाववाच्य। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर सीखा कि भाववाच्य में भाव ही प्रधान होता है। वहाँ पर कर्ता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे हम एक बात और सीख सकते हैं कि यदि यहाँ पर
कर्म का महत्व नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्रिया हमेशा अकर्मक ही होगी। बिल्कुल सही बच्चों। अब एक और बात जो आपके दिमाग में आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है कि यदि भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक है तो कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, क्योंकि कर्मवाच्य के लिए तो कर्म ही प्रधान है। तो बच्चों अब हमने क्या क्या सीखा कि हमारे जो वाच्य हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। और बच्चों कर्तृवाच्य में कौन प्रधान है? कर्ता। कर्मवाच्य में प्रधान है कर्म और भाववाच्य में प्रधान है भाव। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, और यहाँ कर्ता का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कर्ता ही प्रधान है। अब कर्मवाच्य में क्रिया सिर्फ सकर्मक ही हो सकती है। क्यों हो सकती है सकर्मक? क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रधान है, कर्म का होना ज़रूरी है, और जहाँ कर्म होगा वहीं पर सकर्मक क्रिया होगी। और तीसरे भाववाच्य में हमने सीखा कि यहाँ सिर्फ अकर्मक क्रिया ही हो सकती है। और अकर्मक क्रिया क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर भाव जो है वो महत्वपूर्ण है, कर्ता और कर्म नहीं। तो बच्चों अब आपको वाच्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम और अधिक उदाहरणों के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।